नमस्ते आप सभी को। आपने पिछले 2 पॉडकास्ट देखे होंगे हमारे, जिसमें पहला पॉडकास्ट खिराजपुर से करण सिंह और दूसरा पॉडकास्ट विकास खत्री रोहतक से, जिसमें शामिल रहे और उन्होंने चर्चा की कि किस तरह से खिराजपुर के साथियों ने अपने गांव पे काम किया है और विकास खत्री ने आप लोगों को बताया था कि कैसे मिडिल क्लास को कंस्ट्रक्शन से जुड़े, रियल एस्टेट से जुड़े और ट्रांसपोर्ट से जुड़े लोगों को योजनाबद्ध तरीके से बर्बाद किया जा रहा है, और ख़ास तौर पे माइनिंग वाले मुद्दे पर चर्चा हुई थी। उन दोनों पॉडकास्ट के लिए आप निडर इंडिया चैनल के ऊपर एक प्लेलिस्ट में हम लोग पॉडकास्ट विद बलहारा कर देंगे, तो उसमें जिन जिन लोगों के पॉडकास्ट हमने लिए हैं वो आपको मिल जाएंगे। साथ ही साथ जनता सरकार मोर्चा के निडर जेएसएम के जो हमारे स्पेशल टीम लीडर्स हैं, उनके इंटरव्यू लगातार लिए जा रहे हैं ताकि आप लोग उनसे जुड़े रहें। तो रोहतक और आसपास के ज़िलों के साथी यदि कनेक्ट होना चाहते हैं तो उसके लिए विकास खत्री जी का नंबर हमने आपको दिया था 9992316005, यानी कि 9992316005। इस पर आप रोहतक सोनीपत झज्जर उस एरिया के लोग जो हैं वो विकास खत्री जी से व्हाट्सअप करके जेएसएम से जुड़ने की बात कर सकते हैं, और अगली जो ट्रेनिंग है उसके बारे में आप उनसे पूछ सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। इसी तरह से हमने करण का नंबर आपको दिया था करनाल और आसपास के ज़िलों के लिए, चाहे उसमें यमुनानगर है, कुरुक्षेत्र है, करनाल है, पानीपत, कैथल, यानी कि किन्हीं भी ज़िलों में जिनका इंटरव्यू यहाँ होता जाएगा वो साथी कनेक्ट हो सकते हैं। करण का नंबर हमने दिया था 9991911784। और इस वार्ता के एंड में हम आपको एक नया नंबर दे देंगे जिससे आपको जुड़ना है, और जो हमारे स्पेशल टीम लीडर्स हैं उन्हीं में एक बड़ा नाम हमारे बीच में आता है भाई सचिन चौधरी का, जिन्हें हम डॉक्टर सचिन भी कहते हैं। डॉक्टर सचिन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये लंबे समय से अपनी हेल्थ के ऊपर, चिकित्सा के ऊपर होम्योपैथी और आयुर्वेद इलाज का माध्यम से लोगों की सेवा कर रहे हैं, और अपनी इस यात्रा में उनको किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, आप अपने घर में स्वस्थ कैसे रह सकते हैं, किन किन मौसम में किन किन चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है, मुख्य तौर पर सामान्यतः जो बीमारियां आती हैं उनमें आप कैसे अपना इलाज कर सकते हैं, उसके बारे में इस पॉडकास्ट में जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले सचिन जी, आपका स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में। और नमस्कार गुरु जी, नमस्कार सभी दर्शकों। और दूसरी बात यह है कि सबसे पहला सवाल हमारा आपसे ये है कि अभी आजकल जैसे बारिश का मौसम चला हुआ है और मुझे लगता है कि अभी बीमारियां हो सकता है अगले महीने में बढ़ने लगें, तो सबसे पहले तो अभी इस मौसम में हम लोगों को किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, और जो अगले 1-2 महीने तक अगर कोई बुखार होता है या इस तरह की दूसरी सामान्यतः बीमारियां जो नॉर्मली आती हैं वो आती हैं, तो तब हमको किन किन क्या सावधानियां बरतने की आवश्यकता है? जी, इसमें क्या है गुरुजी कि ये इस समय का जो मौसम है, अब ये बरसात का मौसम आ गया है, और इस बार जो है वो हमने इससे पहले एक वीडियो बनाई थी, आपने उसको शेयर किया था, काफ़ी वो लोगों ने पसंद भी करी, नौ तपा के ऊपर। क्योंकि उस समय नौ तपा मतलब कुछ लोगों ने कमेंट में ये कहा था कि भाई हमने तो अपने बुजुर्गों से सुना नहीं नौ तपा क्या होता है। तो मैं कहा भाई आपने सुना नहीं, लेकिन ये नौ तपा जो है आयुर्वेद का शब्दावली है। 9 दिन होते हैं जो तपते हैं, धरती तपनी चाहिए। लेकिन ये जब से आपने बताया, हम भी नहीं जानते थे इसको पहले, जब से हम जेएसएम में आए और ट्रेनिंग वगैरह लिए तो हमको ये हार्प और केमट्रेल वगैरह समझ में आई पूरी बात, तो पता लगा कि इन्होंने छेड़छाड़ कर दी मौसम के साथ। तो 9 तपा इस बार हुआ नहीं, और हमने अंदाजा ये लगाया क्योंकि अगर धरती नहीं तपेगी तो ऊपर की परत सूखेगी नहीं, और जो पानी का वाष्पीकरण होना है और लो प्रेशर जोन जो बनता है हीट के कारण वो बनेगा नहीं, तो मगर बारिश इस बार कम होगी। ये हमने अंदाजा लगाया मौसम को देखते हुए। ऐसा जो है आयुर्वेद में और ज्योतिष विज्ञान जो है उसमें था, वो जो है आयुर्वेद की शब्दावली। लेकिन बरसात इस बार सावन से पहले आ गई। तो अब इसको मतलब कि ये मौसम जो है, जाहिर सी बात है कि ये प्राकृतिक तो है नहीं। हाँ, जब जरूरत होगी तब शायद नहीं मिलेगी, नहीं, शायद अगले महीने ना हो सावन के महीने में। और अभी जो है मौसम विज्ञान जो है
4 से और 11 तक 7 दिन का जो है अलर्ट जारी कर रखा है कि भारी भरकम बारिश हो सकती है। और उसी दौरान दिल्ली के अंदर आर्टिफिशियल रेन जी, के और भी प्लान कर मुख्यमंत्री रहे कह रहा हैं। है कि करवानी है मतलब कि वो तो कह रहा है, हो सकता है कि करवा ही रहे हों, करवा ही रहे हैं शायद। वो इसीलिए किया जाता है ताकि पब्लिक के अंदर एक कंसेंट आ जाए हाँ। कि यदि पब्लिक का विरोध नहीं होगा तो उसको पब्लिक की सहमति मान ली जाए। जी, पब्लिक ये नहीं कहेगी ना कि भाई अभी तक नहीं हुई बारिश, इससे अब करवाना चाह रहे हैं। तो इसमें किस किस तरह की तो बीमारियों अब का खतरा रहता है? ये मतलब कि ये बेमौसम कह सकते हैं इसको बारिश। इतनी बारिश इस समय नहीं होनी चाहिए थी आषाढ़ में, तो इसमें अब बारिश में जो रोग होते हैं नमी के कारण वो होंगे शरीर में। इसमें लगातार जो लगभग क्या है, सरद गर्म बिगड़ेगा, बुखार हो सकता है आपको और दर्द हो सकता है शरीर में। तो दिनचर्या तो आपको वही लेनी पड़ेगी जो बरसात की है। बरसात में मतलब क्या है कि अब ये जो मौसम है 3-4 दिन बाद पूर्णिमा के बाद अपना सामान लग जाएगा, तो आपको दूध छोड़ देना है, दूध या दूध से बने उत्पाद। तो बारिश क्योंकि आ गई है तो हम इसे सावन मान के अभी छोड़ सकते हैं। दूध का कोई भी प्रोडक्ट, दूध का प्रोडक्ट आप लोगे, दही लस्सी, ये सब, दूध दही लस्सी, पनीर जो है पनीर वगैरह, इसको आपको छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि इस समय पानी ज़्यादा है, नमी है मौसम में, शरीर पानी ज़्यादा मांगता भी नहीं, और जो पशु हैं वो हरा चारा खाते हैं, तो हरा चारा खाने के कारण भी उनके शरीर में पानी का स्टोरेज, क्योंकि हरे चारे में पानी ज़्यादा है और उसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट या न्यूट्रिएंट इस प्रकार के हैं जो पानी की मात्रा को बढ़ाएंगे, ठीक है, शरीर में। तो उसमें जो उस समय उनका दूध निकलेगा वो मनुष्य के लिए नहीं है, वो अभी किसके लिए, वो खेत के लिए है। ठीक। उसमें जो बैक्टीरिया है दूध में, वो खेती को पुष्ट करने के लिए, उसको उपजाऊ बनाने के लिए, फर्टिलाइज करने के लिए और मिट्टी के जो जीवाणु है उनको बढ़ाने के लिए है। दूध, दही, दूध के जितने उत्पाद हैं इस समय अगर 1 महीना खेत में डाल देंगे, क्योंकि मैं खेती पे भी काम करता हूँ, तो खेत बहुत अच्छा हो जाएगा, आपको अगले 6 महीने के लिए उसकी पूर्ति हो जाएगी। आदमी ना खाए उसको, तो उसको दूध ही डाल दे या लस्सी? हाँ, दूध भी डाल सकते हैं, लस्सी भी डाल सकते हैं, दही को प्रिपरेशन बना के गुड़ वगैरह में वो डाल सकते हैं। और आदमी, मनुष्य क्या करे कि वो, आप जैसे तेल का भोजन है, आपने देखा होगा कि मन भी करता है तेल खाने का, पकोड़े खाने का, गुलगुले खाने का। और इस समय तो हमारे उत्तर प्रदेश में तो वो जो इतना बड़ा पराठा सा बनाते हैं आटे का तेल में, उसको छिलरा बोलते हैं हम लोग, पूड़ा बोलते हैं, हाँ छिलरा बोलते हैं। वो मीठा भी है, नमक का भी। अभी परसों तरसों अभी वो शायद हमारे उत्तर प्रदेश में तो हरियाणा में भी होगा, जो ग्राम खेड़ा होता है उसकी पूजा हुई है हमारे यहाँ, तो उस पर वही बना है, वही, हाँ, वो तो इसका मतलब क्या, वहां से वो शुरू हो गया। अब यहाँ से आपको अल्टरनेट डेज पे उसको खाते रहें, तो उससे क्या होगा कि वो आपके अंदर वो जो माइक्रोन्यूट्रिएंट चाहिए और वात पित्त कफ की जो स्थिति चाहिए शरीर को, वो उससे आ जाएगी, ठीक है, शरीर को। और वो हल्का भी है, और आपको भारी खाना भी नहीं इस मौसम में, तो हल्का सुपाच्य भोजन खाएं। जो अपनी दिनचर्या है, वैदिक कालीन कहो उसको, आयुर्वेद की कहो, कुछ भी कहो, या ऋतु कहें, क्योंकि आयुर्वेद में 3 शब्द हैं, हित भूख, मित भूख, ऋत भूख। इन तीनों का जो पालन करेगा वो वैद्य को नहीं, मतलब ना उसको वैद्य की जरूरत, ना डॉक्टर की, ना दवाई की, ना फार्मा कंपनियों की, ना बड़े बड़े हॉस्पिटल्स की, क्लिनिक की जरूरत। इनका क्या मतलब होता है? किसका? हित, हाँ, हित भूख मतलब जो भूख लगे जितना उतना ही खाए। मित भूख मतलब कि वो जो ये आपका जो आज आहार विहार है उसके हिसाब से अपना खाए, 3/4 जो होता है कि खाली रख के 1/4 पानी और हवा के लिए उतना भोजन करे, और ऋतु के अनुसार जो ऋतुचर्या होती है कि उस विशेष ऋतु में या मौसम में क्या खाना है वो उसका पालन करें, ठीक है, तो वो स्वस्थ रहता है। ओके, तो अभी जो बीमारियां आती हैं, मान लो शरीर में पेन होता है या बुखार होता है, तो उस वक्त के बुखार के लिए क्या सावधानी बरतने की आवश्यकता है? जी, एक तो ये भोजन और दिनचर्या, दूसरा एक होम्योपैथिक दवा आती है जो इस मौसम में, इसमें खाज खुजली भी हो जाती है इस मौसम में लोगों को, तो वो सब में काम करती है, सोचने की जरूरत नहीं। रस्टॉक्स है उसका नाम, स्पेलिंग बताना। RHUSTOX रस्टॉक्स। ये 30-200 1M रोगानुसार कितनी तीव्रता आपको रोग की है और कितना पुराना, मतलब दो एक्यूट है कि क्रोनिक हो गया है, 15 दिन हो गए आपको, तो उस हिसाब से आपको इसकी पोटेंसी लेने की जरूरत पड़ेगी। तो ये दवाई अकेली, तो इसकी पोटेंसी को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो कि कैसे ले जाए ये। वैसे तो नॉर्मल 200 पोटेंसी ले सकते हैं बच्चे, 30 पोटेंसी, और 1M जो इससे ऊपर की पोटेंसी है फिर वो तो विशेषज्ञ सलाह अनुसार ही जाना पड़ेगा, ठीक है। ये दवाई मतलब लगभग इस मौसम में काम करती है, ये नमी के मौसम की दवाई है, क्योंकि नमी है ना आसपास चारों तरफ, तो ये उस पर काम, क्योंकि ये होम्योपैथी में क्या है कि एक बेसिक सिम्टम होता है दवाई का जो उस पर काम करती है, ठीक है। तो इसका क्या है, नमी के आसपास या नमी के कारण जो रोग होते हैं या उस मौसम में, उस पर ये काम करती है, तो ये उसमें काम करेगी। बाकी अभी जैसे बुखार है तो उसमें आप क्योंकि इस समय ऐसा बुखार नहीं होता जो ज़्यादा आपको
दिक्कत करे, आपको एडमिट होना पड़े। और वैसे भी बुखार की दवा तो है नहीं एलोपैथ में या कहीं, वो एंटीबायोटिक दे के आपके जो शरीर की जो लड़ाई चल रही थी, हाँ, बस उसको वो रोक देता है और फिर आपको 10 दिन तक ठीक नहीं होंगे आप। हाँ, फिर शरीर पूरा पेन, बॉडी पेन करती रहती है, प्रेशर भी और दिक्कत भी शरीर में, फिर आपको दवाई ले लेंगे, फिर दूसरी दवाई, तो वो उस चक्कर में आप फंस जाएंगे। वो तो आप उसको तो मैं अज्ञान कहता हूँ, वो विज्ञान नहीं है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि यदि आपको बुखार हो जाए तो आपको सबसे पहला ध्यान ये रखना है कि आपको बुखार उल्लूपैथी वाली दवाई लेकर के नहीं उतारना है। बजाय इसके कि पहला स्टेप आपको क्या करना है कि आप सबसे पहले खाना पीना छोड़ दें। और जैसे ही आप 24 घंटे का फास्ट आपका हो जाए, 24 घंटे का व्रत आपका हो जाए, उपवास जब हो जाए कि आपने कुछ नहीं खाया है, उसके बाद मेरे ख्याल से, मैं जो कह रहा हूँ तो कुछ गलत है तो उसको ठीक कर दीजिएगा, और उसके बाद कुछ हल्का भोजन शुरू कर सकते हैं। तो इसमें एक आराम आपको करना है और एक आपको गरम, सर में दर्द है तो गरम पट्टी, और सॉरी ठंडे पानी की पट्टी रख लें सर पे, ठंडे पेट पे भी अगर ज्यादा है तो बुखार पेट पे भी रख सकते हैं, क्योंकि पेट में भी थोड़ा दर्द वगैरह हो सकता है। इस समय क्या है ना, उल्टी वो तो होता है तब जब आप ज्यादा खा लेते हो, और ऐसा खाना खा लेते हो जो इस ऋतु के अनुकूल नहीं है। ठीक है, वो जो इंडाइजेशन और डायरिया, वो तब होती है समस्या। तो इस मौसम में मलेरिया वगैरह के भी चांसेस रहते हैं। हाँ, मलेरिया अब इससे, हाँ, वो अगले महीने में हो जाएगा, अगले महीने में हो जाएगा। तो उसके लिए कुछ स्पेशल, मलेरिया डेंगू तो देखो जी, ये तो एक मतलब ऐसा प्रचार करते हैं कि मच्छर से होता है, मच्छर से नहीं होता। अगर मच्छर से होता तो फिर सबको हो जाएगी, फिर तो सबको होगा, क्योंकि मच्छर है नहीं, मच्छर से नहीं होता। वो मुझे ऐसा लगता है कि मच्छरों को मारने के लिए, क्योंकि मच्छर, जहां तक हमने समझा है, मच्छर इस प्रकृति का सबसे बेस्ट वैक्सीनेशन है बेसिकली। यानी कि मच्छर ने अगर आपको काटा है और लगातार मच्छर आपको काट रहे हैं, तो आपके बीमार होने के चांसेस कम रहेंगे, आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। और ये लोग जेनेटिकली मॉडिफाइड मच्छर ले आए हैं, तो प्राकृतिक रूप से जो मौजूद मच्छर हैं उनको मारने के लिए, और उनको मारने के लिए कंसेंट बनाने के लिए शायद मच्छर को बदनाम किया गया है कि मच्छर से होता है। मच्छर में भी बोला मादा एनाफिलीज है, मादा को कैसे ढूंढोगे आप, तो आपको सबको ही लपेटना पड़ेगा इस चक्कर में। ठीक है, अब ऐसे मच्छर की पूंछ उठा के तो देख नहीं सकते कि कौन सी मादा है कौन सा नर है, तो उसमें फिर आपको वो सबको ही मारना पड़ेगा। और फिर उसके लिए मस्कीटो कॉइल आ गई, बॉडी पे लगाने वाले हो गए, दूसरे हो गए, वो आप लगाते हैं, जिसकी वजह से पूरे के पूरी मच्छर प्रजाति के ऊपर अटैक होना शुरू हो जाता है। नहीं, वो तो आप सही कह रहे हो जी, मच्छर का वो तो नेचुरल इम्यूनाइजर ही है। क्योंकि टीका जो होता है या जो वैक्सीन लगती है, उसके पीछे विज्ञान यही होता है कि उसका मृत बैक्टीरिया डालते हैं शरीर में। जो वायरस है आपको, चाहे वो वायरल फीवर हो या इन्फ्लुएंजा हो, तो मच्छर वाला अगर मच्छर से होता तो भाई मच्छर ने तो एंटीडोट कर दिया आपको पहले ही, अगर उसने काट लिया तो शरीर उसका एंटीडोट बनाएगा। ये तो वैक्सीन की थ्योरी है। बिल्कुल। तो ये तो पूरा भ्रामक प्रचार है, ये गलत आप लोगों को प्रचार दिया और ये तो टेस्टिंग किट है ये तो, कि मलेरिया है। आयुर्वेद में तो बुखारों का वर्णन किया गया है कि सिम्टम का। ये तो क्या है कि इन्होंने टेस्टिंग में कर दिया कि ये मलेरिया है, और वो अपनी मर्जी से इनके टेस्ट में, मैं आपको बता देता हूँ, ये किसी भी मौसम में किसी भी बुखार को किसी भी तरह का घोषित करने का इनका पास टेस्टिंग है। तो ये जब चाहे आपको डेंगू कर देंगे, जब चाहे आपको काला पीलिया कर देंगे, जब चाहे आपको दूसरी बीमारियां कर देंगे। ये इनका पुराना गेम इसके अंदर चला हुआ है। तो सबसे मेन बात जो है, आपको खान पान का खास ध्यान रखना है, और अगले ही दिन ड्यूटी जाना है ऐसा सोच करके जल्दी से इंजेक्शन या दवाई लेकर अपना बुखार नहीं उतारना है। यदि आपने ये बुखार उतार लिया लगातार एंटीबायोटिक वगैरह खा करके, तो फिर आपको 15 दिन तक शरीर के अंदर जो दर्द रहेगा, वो दर्द रहने के पीछे का कारण भी एक बार सबको बता दीजिए, क्या रीजन रहता है उसका। वो क्या है जी कि जैसे आपने एंटीबायोटिक ली और पैरासीटामोल, 2 ही दवाई इनके पास है टेम्परेचर लोडिंग, तो कुछ है, और बाकी फिर वो उसके साथ जोड़ देते हैं गैस की, जो आप दिक्कत बताओगे। वो जो एमआर ने जितना ये वाली दवाइयां सब्सक्राइब क्या करोगे, प्रिस्क्राइब करोगे तो इतना रेट है आपका, वो फिर वो ड्रिप लगा देगा आपको, वो पैसे बनाएगा। उससे क्या होगा कि जो बुखार का क्या है थ्योरी, कि शरीर अपने तापमान को बढ़ाता है उस स्थिति में जब उसकी लड़ाई चलती है, मतलब कि जो अच्छे बैक्टीरिया, व्हाइट ब्लड सेल फॉरेन मैटर के साथ, कोई आपने ऐसा खा लिया या शरीर में पैरासाइट या कुछ ऐसा डेवलप हो गया आपके, जो शरीर को नहीं चाहिए, क्योंकि हाई टेम्परेचर पे वो बैक्टीरिया जिंदा नहीं रह सकता जो आपके शरीर का नहीं है, ठीक है, जो बाहर से है। और भारत में कम बीमारी होने का कारण भी यही है, क्योंकि यहाँ सूर्य का प्रकाश है, ठीक है, यहाँ वायरल इन्फेक्शन या वगैरह वगैरह नहीं होता जल्दी से। यूरोप में होता है क्योंकि वहां सूरज नहीं निकलता। और तो वो लड़ाई चल रही है।
अब उसमें टेम्परेचर बढ़ गया तो आपको दिक्कत, क्योंकि ज्यादा टेम्परेचर में शरीर के अंगों को भी दिक्कत होती है काम करने में। लेकिन शरीर उतने तक ही बढ़ाता है वो जितने तक उसको एडजस्ट कर सकता है। उसको पता है कि मैं इतने तक इसको कंट्रोल मैनेज कर लूंगा। उससे क्या है, उसकी कमर टूट जाएगी फॉरेन मैटर की, उस बैक्टीरिया की, फंगस की, जो भी है वो इन्फेक्शन की। बिल्कुल। लेकिन उससे पहले ही हमको ये गलत पढ़ाई के कारण, अज्ञानता के कारण, तो हम उसमें क्या करेंगे कि दवाई ले लेंगे, टेम्परेचर लोअरिंग पैरासीटामोल। तो वो क्या करेगी, तापमान को कम करेगी शरीर के। तो आधी तो उसने आपकी जो व्हाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल्स, जो शरीर की इम्यूनिटी बोलते हैं जिसको, उसको वो कम कर दी, उसकी ताकत। एग्जैक्टली। और जो फेवरेबल कंडीशन थी बैक्टीरिया, वायरस, फंगस के पनपने की, वो आ गई, क्योंकि वो कम टेम्परेचर पे पनप सकता है, अपनी संख्या बढ़ा सकता है। बिल्कुल। दूसरा, फिर जब एंटीबायोटिक ले ली, तो एंटीबायोटिक मतलब जो वो दोनों को, एंटीबायोटिक मतलब जीवन के विरुद्ध, वो मारेगी। बिल्कुल। वो अच्छे बैक्टीरिया को मारेगी, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल दोनों को मारेगी, WBC, RBC जो भी आपकी इम्यूनिटी बोलते हैं, तब दोनों को मार देगी। जब वो, तो आप टेस्ट कराओगे तो वो कहेगा कि भाई आपके में तो इन्फेक्शन है। क्यों? क्योंकि RBC कम दिखा रहा है, WBC कम दिखा रहा है। वो ये नहीं कहेगा कि एंटीबायोटिक के कारण है या उसके कारण है। ठीक है बात। तो उससे फिर आपको दिक्कत होगी, क्योंकि वो भी मर गया और वो भी मर गया। अब इसको बनने में समय लगता है, इम्यूनिटी को, क्योंकि आपको फिर अच्छा भोजन करना पड़ेगा, आपकी पाचन ठीक होना चाहिए, नींद आपको अच्छी आनी चाहिए। ये तो फेवरेबल कंडीशन में ही बनेगा, और समय लगेगा जितना लगना है। बिल्कुल। कुछ लोगों को ये भ्रम है कि एलोपैथी में जल्दी आराम होता है। नहीं, जल्दी नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता। ये भ्रम है बिल्कुल कि भाई आयुर्वेद में या होम्योपैथ में देर से आराम होता है। नहीं, इसका सही शब्द यह है कि जितना समय लगना है ठीक होने के लिए, समय लगेगा उतना ही। बल्कि आयुर्वेद में और होम्योपैथ में कम लगेगा, क्योंकि वो क्या करेगी कि वो बीमारी का इलाज करेगा। वो तो आपके बीमारी का इलाज होगा वहां पे। आपके शरीर में जो डिस्कम्फर्ट है उसकी दवाई दे रहा है आयुर्वेद बस। बाकी शरीर अपनी लड़ाई लड़ रहा है, वो तो पुष्ट कर रहा है RBC, इम्यूनिटी, WBC या और जो आपका तंत्रिका तंत्र है या जो इम्यूनिटी है उसको। ठीक है बात। वो मार नहीं रहा है किसी को भी, वो फिर उस बैक्टीरिया को कंट्रोल कर रहा है जो बीमारी। हम ये कह सकते हैं कि असल में जो बीमारियों से इलाज है वो शरीर खुद करता है जी। और आयुर्वेद क्या करेगा, उस डिस्कम्फर्ट को थोड़ा आराम दे देगा। और एलोपैथी क्या करती है कि जो आपको बीमारी है और उसके जो सिम्टम्स आपको दिखाई दे रहे हैं, वो सिम्टम्स को दबा देगी। तो आपको ऐसा लगेगा कि आप ठीक हो रहे हैं। लेकिन वो फिर वो बोलते हैं ना लोग कि साहब मेरे तो 15 दिन हो गए, घुटने से चला नहीं जा रहा है, टांग में दर्द है, इसमें है, उठा नहीं जा रहा है, कमजोरी है, चक्कर से आते हैं। तो वो उसी कारण है क्योंकि आपने जबरदस्ती कोशिश करी। और अब दूसरी बात, ये विज्ञान बाहर का, ये जो एलोपैथी है, हमारे यहाँ इसका विकास नहीं हुआ। तो किसी भी डॉक्टर से या वैज्ञानिक से आप पता कर लेना, और अगर जो पढ़े लिखे बच्चे हैं वो भी थोड़ा सा इसको सोच ले, जानते तो होंगे, सोचते नहीं वो इसको, कि वो आप जब ये बाहर बनी है तो वहां का टेम्परेचर तो माइनस में भी जाता है। वहां कभी भी 10 डिग्री, 15, 16, 50 डिग्री तक थोड़ी जाता है टेम्परेचर। वहां तो 6 महीने ठंड और 6 महीने भयंकर ठंड, दो मौसम है। तो वहां कोई भी दवा का आविष्कार होगा वो इस प्रकार होगा जो गर्म करे बॉडी को। ठीक है बात। तो ऐसी दवा बनेगी। इसीलिए एलोपैथी खाने वाले लोगों को मोस्टली जो है गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, जलन बॉडी तलवों में जलन होगी, और जी त्वचा रोग होंगे, इन्फ्लेशन रहता है। वो बोलेंगे जी हमारे तो त्वचा रोग हो गया जी, हाथ जलने लगा जी। ये उस दवा का वो दवाई बनी है वहां के लिए, आप ले रहे हो यहाँ, उसको यहाँ के है ही नहीं वो। तो इसको एक बार मैं बात कर रहा था, एक बड़े वो थे डॉक्टर थे वो, तो मैंने उनको कहा भाई तू बात ठीक कह रहा है। उसने रिकमेंड कर दिया एक को कि आपको कैल्शियम खाना है तो ये अंडा खाना पड़ेगा और ये वगैरह वगैरह, ऐसी बता दी उसने बात। वो मेरे से बोले कि इसमें ज़्यादा है। मैंने कहा बात तुम ठीक कर रहे हो, क्योंकि तुमने वो पढ़ाई पढ़ी है जो बाहर है। वहाँ अगर उनको कैल्शियम रिकमेंड करना है तो वो या तो गोली देंगे या वो कहीं ऐसी चीज़ करेंगे जो एनिमल से ना आए। क्यों? मगर क्योंकि वहाँ -10 डिग्री, 3 डिग्री, 2 डिग्री में जब आदमी घास का तिनका नहीं हो सकता, पशु कैसे जिंदा रहेगा? तो ऐसा पशु जिंदा नहीं हो सकता जहां जो दूध दे। अब हमारे यहाँ अगर आयुर्वेद या कोई चिकित्सा विज्ञानी बात करेगा, उसको कैल्शियम रिकमेंड करना है तो वो आपको दूध का रिकमेंड करेगा, छाछ करेगा, मक्खन करेगा, दही करेगा, पनीर करेगा। बहुत से आइटम है भारत के पास। चूना भी कर देगा। चूना सबसे बड़ा स्रोत है कैल्शियम का। होम्योपैथी की जितनी दवाई है वो चूने से बनती है। कुछ लोगों का प्रश्न है कि चूना डायरेक्ट खाया जा सकता है? चूना खाया ही जा सकता है डायरेक्ट, बस उसको क्या है डायरेक्ट जीभ पे जलाता है वो। आप उसको दही में, दूध को छोड़ के किसी भी उत्पाद में ले सकते हो। एक गेहूं के दाना का पान में खाओ, पान में खाओ। पान भारत में खाया इसलिए जाता है क्योंकि चूना खाना है हमको, और पान में चूना है, गुलकंद है, आपका पान का पत्ता है, वात पित्त कफ तीनों को बैलेंस कर लेता है। इतना जबरदस्त दवाई है पान। और आप मध्य भारत में जाएंगे, लगभग पूरे भारत में ही पान खाने की परंपरा है।
पूरे भारत में। भोजन तो के बाद तो खास तौर पे भोजन के बाद, और ये परंपरा नहीं है, ये औषधि थी। औषधि थी। अब हमने उसका विज्ञान को समझा नहीं। हाँ। या आयुर्वेद में सबसे ज्यादा नुकसान BMS कोर्स ने किया आयुर्वेद का, क्योंकि उनको बेचारों को 4 साल पढ़ाया सुश्रुत और वो फिर आखिरी में उसको 12 दवाई पढ़ाते हैं। 12 दवाई मात्र एलोपैथी की। मेरे कई दोस्त हैं जो BMS है, तो वो 12 दवाई पढ़ के एलोपैथ प्रैक्टिस करते हैं। क्या प्रैक्टिस करेंगे बेचारे वो? कुछ नहीं करेंगे वो। नहीं, असल में जो मैंने अभी तक अपना तजुर्बा देखा है जो 45-46 साल का, और उसमें जितने भी मुझे एलोपैथी के डॉक्टर्स हैं, लैब टेक्नीशियंस हैं, उनके ऑनर्स हैं, मेरे साथी हैं जिनका अपना हॉस्पिटल है और वो डॉक्टर्स को किराए पर रखते हैं, तो हमने देखा है क्या है कि एक हॉस्पिटल का खर्चा चलाने के लिए आपको अननेसेसरी काटना ही पड़ेगा, आपको ज़रूरत से ज़्यादा दवाइयाँ देनी ही पड़ेंगी। और जो फार्मा कंपनियों के MR हैं वो डॉक्टर्स को लालच देते हैं कि तुम ये वाली दवाई प्रिस्क्राइब करोगे तो तुमको ये फ़ायदा होगा, तुमको इतनी ट्रिप निकल आएगी, इतने रुपए का गिफ्ट तुमको मिल जाएगा। और कई बार तो 15-15 हज़ार डॉलर के बैग गिफ्ट करते हैं इन लोगों को, बहुत महंगे महंगे गिफ्ट होते हैं, सिंगापुर का ट्रिप हो गया, फलाना ढिमकाना हो गया। इन सब चीज़ों के बावजूद भी अब क्योंकि उनको पता है MR को कि ये दवाई अगर अननेसेसरी प्रिस्क्राइब की है तो ये लेने से, लगातार लेने से अगले बंदे को और कौन सी बीमारियां होने वाली हैं, तो उसी के लिए फिर अगली बीमारियों का प्रिस्क्रिप्शन भी चालू हो जाता है। तो ये एक नेवर एंडिंग, एक विशियस साइकिल है जिसमें एक बार एंटर कर गया तो फिर आपको कस्टमर को, यानी जो पेशेंट है उसको पेशेंट ना मान करके क्लाइंट, कस्टमर या मतलब मोटी सामी या मुर्गी कुछ भी कह देंगे, लेकिन वो पेशेंट नहीं कहेंगे, वो बीमारी का इलाज करना उनका मकसद नहीं है। ये एकदम क्रिस्टल क्लियर हो चुका है। और एलोपैथी का तो स्पेशली एलोपैथी का, क्योंकि आपको थोड़ा सा और बता देते हैं, रॉकफेलर फाउंडेशन ही फंडिंग करता है WHO को, और रॉकफेलर फाउंडेशन की ही है जो जितने भी बीमारियों का इलाज करने का जो करिकुलम है, WHO का जो करिकुलम है, उसकी अंडर आने वाली जितनी भी मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं उन सब का जो मतलब फंडर है, उनको फंडिंग देने वाला बंदा है वो रॉकफेलर फाउंडेशन है। तो ये जितनी मॉडर्न आज के टाइम पर आप एजुकेशन देख रहे हो पूरे वर्ल्ड में, इस पूरे वर्ल्ड की एजुकेशन को फंडिंग देने वाला वही है, चाहे कार्नेगी और रॉकफेलर, ये दो फाउंडेशन ऐसी थी जिन्होंने मिल करके 1938 में ये प्लान किया था। जून की 1938 में इनकी मीटिंग हुई और इन्होंने कहा कि क्यों ना हम पूरी दुनिया का करिकुलम ही बदल दें। और ये डिसीजन लिया गया था वर्ल्ड वॉर 2 के जस्ट पहले, उसका ब्रेक होने से पहले, यानी फरवरी 1939 की बात ये मैं बता रहा हूं आपको, जब उन लोगों ने ये प्लान किया कि एक तो म्यूजिक का जो नोट है उसको बदल दिया जाए और साथ के साथ मेडिकल के लिए एक पूरी दुनिया का एक कॉमन एजेंडा और एक कॉमन सिलेबस तैयार किया जाए, जिसमें डॉक्टर्स को, टीचर्स को, प्रोफेसर्स को, लैब टेक्नीशियंस को हम लोग बताएंगे कि कैसे तो टेस्ट करना है, कैसे रिजल्ट्स देने हैं, कैसे दवाई देनी है। और असल में जो ड्रग्स जिनको कहते हैं, जो दवाइयाँ हम जिनको कह रहे हैं, वो असल में ड्रग्स हैं जिनको बनाने के लिए API इस्तेमाल होता है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, और एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट इस्तेमाल हो रहा है पेस्टिसाइड में, DAP, यूरिया, जो कि तेल शोधन कारखाने के बाद बचता मटेरियल है। तो इट्स ए प्रोपेगेंडा जिसको हम क्लियरली ये बोल सकते हैं कि यदि आपको समझना है तो सिर्फ इतना याद रखिए, कौन से मौसम में क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। आज का समय तेल खाने का है, और स्पेशली सरसों का तेल, कच्ची घानी का, देसी सरसों का यदि बाजार में मिल रहा है तो असली जो तेल है वो आपको 450-500 रुपये लीटर से कम आपको कभी मिल ही नहीं सकता है, जिस हिसाब से सरसों का रेट है। क्योंकि 350 रुपये की तो शायद सरसों ही लग जाती है अगर 1 लीटर तेल निकलना हो तो और बाजार में जो सरसों का तेल अवेलेबल है वो 150 रुपया और 250 रुपये, 300 रुपये लीटर में भी अवेलेबल है। आई डोंट नो वो कैसे उसका खर्चा निकालते हैं, बट थोड़ा सा ध्यान से उसका मैं बताता हूँ जी। हाँ, उसका क्या है कि हमारे यहाँ तेल का काम करता है, हमारा साथी है वो, उसने बताया मुझे कहानी पूरी। उसने बताया कि ये जो पाम ऑयल है ये सीधा आता है आपके यहाँ हिसार में। ओके। सबसे बड़ा मतलब सबसे ज्यादा मात्रा में यही आता है हिसार में। कहाँ से? अब पता नहीं, हिसार मलेशिया से। ओके। पाम ऑयल जो है, ये पाम ऑयल इंडस्ट्रियल ऑयल है, खा नहीं सकता आदमी उसको। और बोला इससे ये पूरा के ट्रक शामली आते हैं हमारे यहाँ से, मतलब जो लाला है वो मेन है, हेड है, फिर वहां से उसकी वहां जाता है शामली। शामली से जितने भी तेल के स्पेलर हैं हमारे यहाँ जो तेल निकालते हैं,
तो मैंने कहा, उससे पूछा, मैं कहा भाई तेल वालों से, बोला तेल वालों से भी तेल नहीं ले सकते आप, हाँ। या तो आप खुद निकलवाओ। हाँ। अगर आपने खुद तेल निकलवाते हुए भी नजर इधर उधर हो गई या 5 मिनट के लिए आप चले गए, तो वो तेल उसमें मिक्स कर देगा, देर में दूसरा तेल मिक्स कर देगा उसमें। तो वो पाम ऑयल है लगभग क्योंकि जो बड़ा अगर उसको इंपोर्ट करता है तो बहुत सस्ता है, उसको पड़ता है। हाँ हाँ। और उसमें मिला के बेचता है, सब जगह स्पेलर वाले इसी को बेचते हैं, पाम ऑयल को, इसीलिए वो सस्ता बिक रहा है। इसलिए वो जो 150 रुपये में, उसमें तेल है नहीं, सरसों का तेल तो बहुत थोड़े मात्रा में है। हाँ। और कुछ जगह तो अब कंपनियां जो बेच रही हैं वो तो उसमें तो सरसों का है ही नहीं है, उसमें तो फ्रेग्रेंस है बस। हाँ, और हाँ। पाम ऑयल ही है, रिफाइंड तो है। पाम ऑयल का नुकसान क्या है? पाम ऑयल आप पचा नहीं सकते शरीर में, और जब पचेगा नहीं तो वो फैट और उसमें आपका स्टोरेज होता वो चला अंदर ही जाएगा, जमा होता जाएगा, वो कबाड़ बन जाएगा, एक तरह आपको से कोलेस्ट्रॉल मल है एक तरह से। बिल्कुल कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, घुटनों में आपको क्या बोलते हैं उसको, जमा होता चला जाएगा, तो घुटनों का दर्द होगा आपको, ये जॉइंट्स पेन होगा आपको, रूमेटॉइड अर्थराइटिस और अर्थराइटिस गाउट, ये बड़े रोग हैं, और हार्ट, ये बड़े रोग हैं जो आज के समय में इसकी वजह से हो रहे हैं। ये सिर्फ एक पाम ऑयल से नहीं होते हैं, इसमें रिफाइंड ऑयल का बहुत बड़ा काम है, और जो कॉटन सीड ऑयल है उसका नपुंसकता में बड़ा रोल रहता है। आपकी जितनी भी नमकीन आती है उनके पैकेट पे अगर आप देखोगे, या तो आपको राइस ब्रांड मिलेगा जो कि कैंसर करता है, पाम ऑयल है जो हजम नहीं होता है, या कॉटन सीड ऑयल है जो नपुंसकता लेके आता है। और जो सरसों है वो भी जेनेटिकली मॉडिफाइड आ गई है पूरी तरह से। सरसों का कोई भी बीज देसी अब अवेलेबल मार्केट में नहीं है, किसी ने बचा रखा है तो बात अलग है। तो ये आपको समझने की बात है कि जो किसान भी उगा रहा है उसको भी नहीं मालूम है कि वो उन्हीं के प्रोडक्ट जो वो चाहते हैं वो प्रोडक्ट उगा रहा है। और आपका बच्चा यदि बाहर रहता है, हॉस्टल में रहता है, मैं आपको बताऊं, मेरे बेटे को अब जब 12वीं जब उसने की नॉन मेडिकल से, और उसका जो जेई के एग्ज़ाम में परसेंटाइल आया 93 पॉइंट समथिंग, तो मेरे पास ऑप्शन था कि उसका फ्री में एडमिशन हो रहा था इंजीनियरिंग कॉलेज में, जो कि मैंने सिर्फ इसलिए उसको मना किया कि देखो बच्चे, इंजीनियरिंग कॉलेजेस के लिए अगर तुम रेगुलर जा रहे हो तो तुम्हें हॉस्टल में रहना पड़ेगा या फिर कॉलेज की कैंटीन में जाना पड़ेगा सुबह शाम स्कूल में। अगर तुम सुबह से लेकर शाम तक क्लासेस अटेंड करने के लिए यदि कॉलेज में जा रहे हो तो तुम्हें खाना भी कैंटीन में ही पड़ेगा, और तुम्हें हॉस्टल में की मैस में खाना पड़ेगा। हॉस्टल की मैस और हॉस्टल की कैंटीन, ढाबे का खाना और शहर का कोई भी आउटलेट, छोटा हो बड़ा हो, टिफ़िन वाला हो या कोई भी सर्विस देने वाला हो, शहर में खाने की एक भी जगह ऐसी नहीं है जहां पर रिफाइंड ऑयल, राइस ब्रान या फिर पाम ऑयल इस्तेमाल नहीं होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अपने बच्चे को यदि मैं कॉलेज में एडमिशन करवा के शहर भेज रहा हूं और वो वहीं पर खा रहा है तो वो कचरा खा रहा है। तो मैंने अपने बच्चे को ऑप्शन दिया कि बच्चे तेरे पास 2 ऑप्शन है, सेहत खराब करके डिग्री हासिल कर लो, या सेहत ठीक रख के बिना डिग्री के रह करके तुम अपना स्किल सीख लो। तो बच्चे ने मेरे ने ये कहा कि मतलब मैं तो सेहत ठीक रखना इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, तो हमने उसको एडमिशन ही नहीं कराया ऐसे किसी कॉलेज में कि भैया तुम ऐसे कॉलेज ऐसे कोर्स में दाखिला कराओ जिसमें तुम्हें जाना ही ना पड़े, कॉलेज में ही ना जाना पड़े। कभी कभी चले गए तो अपना घर से रोटी बांध कर चले गए, तो अपना घर का ही खाओ, जैसा किसा होता है। किसान को 2 पैसे फालतू देने पड़े या हमें किसी को ऑब्लाइज करना पड़े तो लोग हम अरेंज कर लेंगे देसी ही खाना। लेकिन सब लोगों को क्योंकि पता नहीं है कि ये कितना खतरनाक है, इसलिए वो लोग इस चक्कर में पड़ जाते हैं। और जो किसान है वो ऐसा सोच रहा है कि खेत में यदि मैं अपने लिए खाने लायक जो गेहूं या चावल या दूसरा अनाज उगा रहा हूं उस पे तो मैं कोई केमिकल नहीं डालूंगा, लेकिन बाकी का डाल दूंगा। तो आप ध्यान दीजिएगा, यदि आप बाकी की ज़मीन पर केमिकल्स डालेंगे और यूरिया, पेस्टिसाइड, डीएपी जो भी चीज़ें डालते हैं वो डालेंगे, तो वो सारे केमिकल से उगी हुई जो फसल है वो घूम के पैकेट में बंद होके आपके बच्चे के पास या आपके कॉलेज में बच्चे के या उसकी कैंटीन में या उसके मेस में या ढाबे पे या होटल में ही आएगा। इसलिए ये मत सोचिएगा कि जो आप केमिकल उगा रहे हो वो सिर्फ आप नहीं खा रहे हो तो आपका बच्चा भी नहीं खा रहा है। आपका बच्चा बाहर जाकर के जो कुछ भी खा रहा है उसी केमिकल से बने हुए प्रोडक्ट खा रहा है। तो इसलिए ये गलतफहमी है आपकी। तो अगर मान लीजिए किसान इसमें ये सोचने लगे, अब हमारी बात सुन करके उसको लगे कि यार मैं तो गलत उगा रहा हूँ, तो क्या ऐसा संभव है कि किसान वो केमिकल खेत में ना डाले और उसकी पैदावार ना घटे? क्योंकि उनको ये वहम है, उनको ये डाउट रहता है, क्योंकि आप खेती करते हो और खेती पे काम करते हो, तो इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ कि इनका प्रैक्टिकल अनुभव है। हमारे साथ बहुत से लोग हैं जेएसएम के अंदर, जनता सरकार मोर्चा में, जिन लोगों का प्रैक्टिकल ये काम है, जिसमें आप
पूरी पैदावार ले सकते हैं और देसी बीजों से भी काम चला सकते हैं। धीरे धीरे वो ज़मीन अगर आपकी उतनी फोकी उतनी नरम हो जाए तो क्या ऐसा संभव है प्रैक्टिकली? बिल्कुल जी, ये तो पूरी तरह संभव ही है। ये मतलब ये हमें कहना नहीं चाहिए कि संभव है या नहीं, आपने किया है ये। हाँ, ये तो झूठ चल रहा है दुनिया में। हाँ। झूठ क्या चल रहा है कि ये तो सारी दुनिया के वैज्ञानिक मानते हैं कि जो पौधा है वो जो जमीन से लेता है वो 2% लेता है मात्र। ये तो वैज्ञानिक की बात कर रहा हूँ, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ। बाकी वो 98% सूरज से लेता है। ठीक बात। तो भारत में सूर्य का प्रकाश है, खूब है ना। हाँ। और पौधा जहाँ थोड़ा सा बड़ा हुआ और पत्तियां उसकी निकली तो वो भोजन अपना प्रकाश संश्लेषण सब जानते हैं, चालू कर लेगा, सबने पढ़ा है। हाँ। फोटोसिंथेसिस करेगा, प्रकाश संश्लेषण से वो अपना भोजन बनाएगा। ठीक बात। तो ये तो मतलब उसमें तो उसकी जरूरत ही नहीं है यूरिया की या उसकी फलाने की। ओके। आप उसमें जो यूरिया बाद में डाल रहे हो, तो मैंने जो इसमें अनुभव किया वो ये किया कि वो ज्यादा डार्कनेस आ जाती है, कलर उसका डार्क हो जाता है, नाइट्रोजन ज्यादा हो गई इसका मतलब। तो ये आयुर्वेद में सूत्र है कि अति सर्वत्र वर्जियेत। अगर आपने ज्यादा भी कर दी कोई चीज, भाई आपने यूरिया डाल दिया 1 कट्टा 2 कट्टा, है ना, वो उसको जरूरत नहीं है क्योंकि वो तो काम ले रहा है उससे। तो वो ज्यादा होने के कारण भी रोग आते हैं। ठीक है बात। क्योंकि उसको बैलेंस करना है अपने उसको, तो उसको बैलेंस करने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि वो शायद कोई ऐसे रस छोड़ता हो जिससे कि वो उस तरह के रोग उसको आ जाए। फिर आप उन रोगों को, फिर वो पेस्टिसाइड का ड्रामा चल जाएगा। नहीं, और वो दवा इसमें मैं थोड़ा सा एक साइकिल बनेगी। हाँ, मैं इसमें थोड़ा सा ऐड ऑन करता हूँ आपकी बात में। मेरे साथ में कुछ ऐसे लोग भी जुड़े हैं जो बीज कंपनियों में काम करते हैं और फिर उनकी जो जानकारी है वो रिसर्च वाले डिपार्टमेंट में भी उनकी रही है। तो असल में क्या होता है, जो हाइब्रिड बीज बेचने वाली कंपनियां हैं, खासतौर पे जो मोनसेंटो, रॉकफेलर, बेयर जैसी कंपनियां हैं, इन कंपनियों में बीज बनाते समय ही उनमें बीमारी डाल दी जाती है। असल ये में सच बात है कि और जो बीज आपने कंपनी से लिया है, यदि आपकी उस फसल में कोई बीमारी हो गई है तो उसी कंपनी की दवाई काम करेगी, किसी और कंपनी की दवाई काम नहीं करेगी। यानी उस पर्टिकुलर बीज के लिए जो डिजाइंड दवाई है वो काम करेगी और लगभग 2 या 3 साल तक वो दवाई काम करेगी और तीसरे चौथे साल से फिर आपको बीज भी बदलना पड़ेगा और दवाई भी बदलनी पड़ेगी। इस तरह से आप एक सर्कल में घूम जाते हैं और वो जो बीज आपने इस्तेमाल किया है वो उसी खेत में पड़ा भी है, तो वो अल्टीमेटली आपके उस पूरे के पूरे खेत को आने वाले समय के लिए बांझ बनाने का काम कर रहा है, जहां तक मैं समझ रहा हूं। बिल्कुल सही बात है। ये तो हमारे यहाँ उदाहरण है और किसान भी इसको मानते हैं कि 38 बीज आया था गन्ने का, एक 38 बीज, तो वो बिना एक दवाई है कोरोजन, उसके बगैर वो हुआ ही नहीं खेत में। मतलब उस दवा को लाने वाला 38 बीज है और कोरोजन प्योर जहर है वो तो 3 महीने तक वो उसमें लिख कर ही देते हैं कि 3 महीने तक उसके आसपास भी नहीं आएगा कोई कीड़ा। तो वो मतलब कि उस दवाई के बगैर वो हुआ नहीं, तो वो दवाई भी की कंपनी की। तो ये तो आप जो बात कर रहे हो कि वो बीज में उन्होंने ऐसा किया उसके। तो इस पर हमने काम करके देखा कि भाई हमने इस पर काम किया कि हमने हाइब्रिड बीज लिए और उस पर ऑर्गेनिक प्रैक्टिस करी, तो वो चला नहीं। हमें घाटा हुआ। 2016 से मैं मतलब 15 से मैंने काम करना शुरू किया अपने गांव में, 16 में फिर हमने काम करा तो हम घाटे में गए। ठीक है। फिर हमने सीखा, मैं कर्नाटक भी रहा 1 साल उधर, भाई क्या क्या गलती है। तो सीखते 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 2020 तक हम ये इस पे पहुंचे कि भाई बिना देसी बीज के काम नहीं चलेगा। ठीक है। पहले हम भी यही मानते थे कि देसी बीज से शायद उत्पादन कम होगा, और ये आमतौर से लोग मानते हैं क्योंकि उन्होंने वो बीज देखे हैं जो उत्पादन कम वाले हैं। सब तरह के बीज भारत में है क्योंकि भारत में बायोडाइवर्सिटी है। इस पर तो एक पूरा अलग से बात हो सकती है बायोडाइवर्सिटी के विषय पर कि भाई भारत में बायोडाइवर्सिटी है। ये ऑर्गेनिक की बात भारत में हो सकती है, ठीक है बात, और यूरोप में नहीं होने की। वो चाहे भी तो नहीं कर सकते, सूरज है ही नहीं, कैसे करेंगे वो? उनको तो चाहिए अल्टरनेट कुछ ना कुछ। वहां तो थोड़ी बहुत खेती हो रही है, वो इसी से हो रही है जो कोशिश करने की कोशिश है उनकी। लेकिन भारत में जो आपने कहा कि ऑर्गेनिक प्रैक्टिस जो है मतलब करने की कुछ जरूरत नहीं है किसान को। अब क्या है कि आप जाओगे इधर महाराष्ट्र में, उधर तो मिट्टी में कैल्शियम भी कार्बन भी है, आपने देखा होगा, क्योंकि उन्होंने उतना नुकसान खेत का नहीं किया है। अब हमारा ये जो एरिया है पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, इन्होंने यूरिया, डीएपी, पेस्टिसाइड, फंगीसाइड इतना ज़्यादा डाल दिया है। तो जो कुदरत की व्यवस्था है कि आपने देखा होगा पेड़ खड़ा है जंगल में, पत्थर पर, सड़क किनारे, वहाँ पानी देने की भी जरूरत नहीं, उस पर कोई स्प्रे की जरूरत नहीं, कोई खाद की जरूरत नहीं। उसने अपनी बायोलॉजी
ये अपनी जो बायोडाइवर्सिटी है, ये उसकी इकोलॉजी है बना रखी उसको है, मेंटेन कर रखा मेंटेन कर रखी है। पानी भी कुदरत दे रही है। आप बरसात ही तो होती है बस वहाँ, 12 महीने तो बरसात नहीं होती, बिल्कुल। लेकिन उसको पानी वहाँ मिलता है। क्यों मिलता है? जब हमने इस पर अध्ययन किया, हमने ट्रेनिंग भी ली, तो उसमें पता चला कि भाई प्रकृति में एक जीव है, उसका नाम है महिराजा हिंदी में, और माइकोराइजा। अभी कुछ कंपनियां बेच रही है उसको अब, क्योंकि अब उसका जो प्रचार होने लगा है, हाँ, वो पता कि लगने भाई माइकोराइजा लगा, कोई बैक्टीरिया है, किसान को पता लगने लगा है। तो वो माइकोराइजा, क्योंकि माइकोराइजा अनएरोबिक बैक्टीरिया है, क्योंकि किसान उसको बना नहीं सकता, बिना हवा के पैदा होता है वो, ऑक्सीजन के अभाव में, जिंदा हवा उसको चाहिए नहीं। तो कंपनियां बेच रही हैं। कंपनियों का क्या फॉर्मूला है, वो रेत या वगैरह वगैरह कुछ लेके उस पर कुछ बोले बैक्टीरिया लगा रखा है। हमें बेवकूफ क्यों बना रहे भाई? ऐसे थोड़ी बैक्टीरिया आता है, बैक्टीरिया ऐसे आएगा ही नहीं, वो एनाएरोबिक बैक्टीरिया है। और किसान को जिस मात्रा में चाहिए, जितने CFU काउंट चाहिए, कॉलोनी फार्मिंग यूनिट उसको बनाने के लिए, वो तो चाहिए, क्योंकि आपने माइकोराइजा खत्म कर दिया। ठीक है। ये जो ट्यूबवेल की टेक्नोलॉजी, अब ये यहाँ जुड़ेगी बात, जो फ्लड वाली इरिगेशन, ये जो मैंने इस पे भी मैंने जब सोचा, एक ने मेरे से प्रश्न पूछ लिया था, हमारे साथ काम कर रहा था मेरा गांव का ही व्यक्ति, उसने कहा यार पहले तो बड़ी दिक्कत होती होगी खेती में, अब तो ये ट्यूबवेल बटन दबाया, पानी आ गया। तो मैंने इसको कहा, मगर तुम आज की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उसका अंदाजा लगा रहे हो उस बात का, और तुमको पूरा ज्ञान नहीं है, जैसे आप कहते हो ना, जब पिक्चर आपने पूरी देखी नहीं है तो आप कोई मतलब नहीं है, आप कोई टिक्का टिप्पणी करने की स्थिति में हो नहीं, समझ नहीं पाएंगे, पूरी बात आप समझ भी नहीं पाओगे। तो जब मैंने इस पर काम किया तो मेरी समझ में आ गई, मेरी समझ बनी। मैं उसको बताया, मगर देख ये मेरा खेत है, हाँ, मगर इसमें मैं पानी नहीं दिया, अगना, मगर इस पर चल के देख खेत पे, जो आप कह रहे ना कि मिट्टी ठोकी, तो उसने चला तो वो मिट्टी में पैर धंसता है। क्यों? मगर इसमें मैंने 3-4 साल से कुछ नहीं किया, ना ट्रैक्टर चलाया ना कुछ चलाया, इसको ऐसे ही छोड़ रखा खेत को। हालांकि वो स्थिति भी गलत है, लेकिन मैं उसको छोड़ दिया ऐसे ही, 1 एकड़ का खेत है वो। तो वो अब ऑटोमेटिक उसमें इकोलॉजी बनी। तो मैंने उसमें एक माइकोराइजा भी डाल दिया था, मगर इसमें पानी देने की भी जरूरत नहीं पड़ती, कम पड़ती है, क्योंकि पानी देता है भाई ये माइकोराइजा। अब जब पानी की जरूरत नहीं है, तो जब हमारे बुजुर्ग खेती करते होंगे तो उस समय तो खेती की स्थिति कैसी थी, यूरिया को कोई जानता नहीं था, मतलब पेस्टिसाइड दवाई की कोई जरूरत नहीं थी, तो उनको तो जरूरत ही नहीं थी पानी की। तो जब पानी की जरूरत नहीं है, तो ये जो ट्यूबवेल है, मोटर है, इस टेक्नोलॉजी की भी जरूरत नहीं है, जरूरत ही नहीं है, तो बनाएंगे क्यों? तो वो जो कुएं से जो हरड़ चलती थी, जितना पानी, वो भी गर्मी के मौसम में, ये जो अप्रैल और मई जून, बस ये 2 महीने में जो फसल लेनी है उनको, अगर उस समय फसल नहीं ली जाती है, ध्यान रखना भारत में, मतलब उस समय वो भी थोड़ा बहुत पानी देते थे वो, तो अब मगा अंदाजा लगा, बोला हाँ तब तो कुछ काम नहीं था खेती में, और अब काम ही काम है। यानी जो मोटे अनाज भी हैं, अगर वो भी हो रहे हैं तो उनको भी पानी की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं रहती है। और यदि आप वही खा रहे हैं जिसका आप प्रचार करने लगे, ये कंपनियां के मिलेट्स और ड्रामा चल रहा है, ये आज अमीरों का भोजन आज बनाने चले हैं। ये तो हमारा रूटीन का भोजन रहा करता था, गरीब से गरीब आदमी इसको खाता था, जिसको आज आप अमीरों का भोजन बोल रहे हो। ये तो सबको पता है जी, जब मेहमान आता था तब गेहूं की रोटी बनती थी, तो उसके अलावा क्या बनता था? मक्की की, जौ की, बाजरे की, ज्वार की, ये कोदो की, कुटकी की, यानी कि मेहमान को ही बीमार किया जाता था सिर्फ, बस वो आदमी सोचता था भाई आसानी से बन जाएगी, जल्दी बन जाएगी। थोड़ा सा वो प्रचार असल में वो जल्दी बनने के चक्कर में कि मेहमान रात बेरात में आया है, और उसके लिए अब इतना लंबा प्रोसेस ना करना पड़े, और जल्दी बनाने के लिए। देखो इसको आप समझिएगा, मेहमान आया है इसलिए दे रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि मेहमान के लिए स्पेशल कोई खाना है, इसका ये भी मतलब नहीं है कि बाकी सब हेल्दी फूड खा रहे हैं तो मेहमान को कचरा खिला रहे हैं। इसका सिर्फ एक ही लॉजिक है कि भैया मेहमान क्योंकि बेटाइम आया है, भोजन सब कर चुके हैं, अचानक से भोजन बनाना है, तो जो गेहूं है वो थोड़ा जल्दी रोटी बन जाएगी, फटाफट। गेहूं भी ये नहीं था वो, हाँ वो भी देसी भारत के जो 15 वैरायटी तो अभी भारत में भी लोग कर रहे हैं, वो देसी वैरायटी हमने भी हमने किया था, बंसी है, उसकी रोटी जबरदस्त, उसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट, उसके दाने का वजन बढ़िया रहता है। तो क्या आपकी नजर में और आपके संपर्क में ऐसे लोग हैं जो देसी बीज रखे हुए हैं? तो वो देसी बीज ही खेती हो सकती है, ठीक है। और अब उसमें बात आई उत्पादन कम की, तो वो हमने करके देखा। हमने सरसों लगाई थी, सिसोदिया जी के यहाँ लगाई थी हापुड़ में, आपने भी वो वीडियो देखी हो, तो अभी भी वीडियो होगी फेसबुक पे, आप तो खेत पे भी गए थे वहां। तो वो जब देसी सरसों लगाई हमने, तो ये जो हाइब्रिड या जो भी सरसों है, इसका उत्पादन 1 से 1.5 क्विंटल हाईएस्ट उत्पादन होता है बीघा में। 1 से 1.5 क्विंटल? हाँ बीघा में,
ठीक है। मतलब 1 एकड़ में लगभग 5 से 6 क्विंटल अच्छा उत्पादन माना जाता है। ठीक है। इस वाली सरसों का, ये जो हाइब्रिड सरसों है वो हमने लगाई थी देसी बीज वाली। ठीक है। किया कुछ नहीं, देसी बीज लिया 200-250 ग्राम 1 एकड़ में लगा दिया, और उसका मतलब उसकी हाइट थी इतनी आदमी से ज्यादा, और वो इतना झुकने के बाद थी आदमी से ज्यादा, क्योंकि फल था ऊपर जाके, और बीज ज्यादा गिर गया था। मतलब पूरी वो जो अगर उसको वैसे लगाएं, वो जो मशीन होती है उससे लपने वाली से, कि उसका पौधे की जो दूरी कम है लगती, वो दूरी मेंटेन रहे, तो वो ज्यादा होती। लेकिन फिर भी वो 2 क्विंटल 1 बीघा में, मतलब डबल उत्पादन उसका हुआ। यानी कहने का मतलब है कि लगभग 6-7 क्विंटल जो है वो पूरे एक्स्ट्रा हुई। और इसमें जो तेल निकलता है देसी है, तो इसके तेल की क्वालिटी उसका कोई तोड़ नहीं, कोई सानी नहीं उसका। बिल्कुल। आपको शरीर में जो फायदा करेगी उसका तो अलग बात, लेकिन उसमें जो तेल निकलता है, जो यूरिया डीएपी और पेस्ट हाइब्रिड बीज है, उससे ज्यादा तेल निकलता है। और इसकी जो खली खाएगा पशु उसको भी, मतलब इतना हमारे इसमें क्वालिटी है। ऐसे ही गेहूं के बीज हैं, गेहूं का भी हमने इस बार लगाया था, तो वो 25 से 30 क्विंटल निकलता है एकड़ में। तो लगभग ये बीज जब हमने लगा के देख लिए, तो इस और सब्जी के तो देसी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी लोग आने वाले समय में अपने खेत के अंदर ऑर्गेनिक, जैविक, वैदिक, प्राकृतिक जैसी भी खेती, ये लोगों के नामों के चक्कर में नहीं पड़ना है। मेन जो मकसद है वो ये है, कम से कम पानी में देसी बीज बिना केमिकल का, असली मकसद ये है। इससे करेगा तो और बस थोड़ा सा उसको क्या करना पड़ेगा, जैसे हमने एक बैक्टीरिया का नाम लिया माइकोराइजा, तो जो बैक्टीरिया आपने मार दिए हैं खेत के, वो इकोलॉजी अब आपको बनानी पड़ेगी। वो सिस्टमेटिकली समझ के साथ अगर आप काम यानी कि अगर आपसे गाँव का कोई आदमी अपनी खेती पे काम करने के लिए गाँव के 50-100 किसानों को इकट्ठा करके लेक्चर के लिए अगर बुलाता है, तो क्या उनको कोई फायदा होगा इससे? हाँ, पूरा फायदा होगा, पर उसको तैयारी करनी पड़ेगी। ऐसे नहीं है कि, क्योंकि ये क्या है ना, बीज भी आपको लेना है तो आपके पास है नहीं, कहीं और से मंगाना है, उसमें समय लगेगा आने में, तो उसके लिए आपको तैयारी चाहिए। ये नहीं कि भाई आज अगर लोग जुड़ना शुरू करेंगे, तो जो हम ये अगली फसल के लिए तैयारी कि अगली फसल के लिए हम लोग तैयारी कर लेंगे गेहूं के लिए। और जैसे कि अभी गेहूं के बाद में और धान लगने तक बीच में 2 महीने 3 महीने के लिए हमारे जो खेत हैं वो खाली रहते हैं, उस खाली खेत में उसका जो पोषण पूरा करने का काम, दलहन वगैरह का काम पूरा किया जा सकता है। दलहन में क्या है फायदा, दलहन की जैसे फसल लेंगे, जैसे उड़द बो दिया हमने, तो उसमें जो नीचे जो जड़ है उसमें राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, राइजोबियम वो नाइट्रोजन प्रदान करता है उसको। ठीक बात। आप सब जानते हैं कि अगर उड़द में कोई यूरिया डाल भी देगा तो फल नहीं आएगा, क्योंकि ज्यादा नाइट्रोजन हो जाएगी, क्योंकि पहले ही उसके पास बैक्टीरिया नाइट्रोजन है उसके पास है ही। तो वो जो गांठें होती हैं वो राइजोबियम की होती हैं उसकी जड़ में, ठीक है, तो वो गांठान खेत में ही रह जाती है, आपने देखा होगा। उसके बाद जो भी गेहूं करता है ऑटोमेटिक उसको ज्यादा होता है, क्यों? क्योंकि वो पहले से उसमें उस फसल ने, तो ये फसल चक्र भी जो भारतीय लोग पहले करते थे वो भी उसी हिसाब से तय था। एग्जैक्टली। अपने मन से बिना तुक्के पे कुछ नहीं था, वैज्ञानिक था पूरा, और उनको समझ थी हमारे पूर्वजों को, बुजुर्गों को। और मिट्टी इतनी मुलायम थी कि वो हल से ही चल जाती थी। भारत की मिट्टी हल से भी थोड़ा बहुत करना पड़ता था उनको। खरपतवार हमारे यहाँ था नहीं, क्योंकि खरपतवार जो है ये हाइब्रिड बीज से, और ये लोगों ने बीज के साथ ही दिया है, ये खरपतवार आया है। और खरपतवार, और जितना खरपतवार मेरे ख्याल से था वो पॉजिटिव वाला ही था, अच्छाई वाला ही था, उसमें कोई नेगेटिव। एक उदाहरण तो सब जानते हैं, ये जो कांग्रेस घास के नाम से प्रचलित है, PL 480, जब गेहूं खरीदता था भारत, जिसको शास्त्री जी ने रद्द किया था समझौते को, अमेरिका का कानून है पब्लिक लॉ 480, उसके तहत भारत में एक लाल गेहूं आता था, सड़ा हुआ गेहूं, उसको खाते नहीं थे, आपने देखा अमेरिका का लाल गेहूं। तो पहले की सरकारों ने उसको परमिशन दे रखी थी, शास्त्री जी ने उसको मना किया, रद्द किया उस कानून को, कि भाई हम ये सड़ा हुआ गेहूं नहीं खरीदेंगे। इस गेहूं के साथ ही वो कांग्रेस घास का बीज उन्होंने भेजा था। मतलब कि इतने इससे अंदाजा ये लगा सकता है देश का आदमी या कोई समझदार व्यक्ति कि जब उस समय में खरपतवार का बीज जानबूझकर भेजा जा सकता है, तो आज तो क्या कुछ नहीं किया जा सकता। आज तो बिल्कुल टेक्नोलॉजी और मशीनरी। इससे भी बड़ी बात मैं आपको बता देता हूं, ऐसे ऐसे पौधे ये लोग लेकर के आ रहे हैं जिसको यदि आप अपनी खेत की बाड़ पर लगा दो तो इकोलॉजिकल सिस्टम को मेंटेन करने वाले बाकी के पौधे वहां उग ही नहीं पाएंगे। वो सरवाइव ही नहीं कर पाएंगे, वो सूख जाएंगे, वो सारा पोषण चूस जाते हैं। जिस प्रकार से अंग्रेज सारे देशों का सारा माल, सारा सोना, सारी संपदा लूट लेते हैं, ऐसे ही इनके प्लांट भी यही काम करते हैं। ये जिस तरह से ये इनके एलोपैथी वाले लोग, एलोपैथी जिस तरह से बाकी पूरी दुनिया को बीमार करने पे लगी पड़ी है, वैसे ही इनके प्लांट भी यही काम करते हैं। और जो पर्यावरणविद के नाम पर जितने भी
घपलेबाज और हरामी बैठे हुए हैं, जो सरकारों से चंदा लेते हैं, जो सरकारों से ग्रांट लेते हैं, एनजीओज खोल करके बैठे हुए हैं, जिनके मुंह में दही जम जाती है जब हसदेव के जंगल कटते हैं, वो लोग एक एक पेड़ लगा करके फोटो खींचते हैं और सेल्फीज लगाते हैं उनके ऊपर। इसका खेल को कैसे समझना है आपको? इसको आपको ऐसे समझना है कि जो पेड़ पर्यावरणविद लगा रहा है वो सारे के सारे नेगेटिव ऊर्जा वाले, नकारात्मक ऊर्जा वाले और हाइब्रिड बीज वाले प्लांट हैं। तो पुराने पेड़ों को काटा जा रहा है और नए हाइब्रिड बीज दिए जा रहे हैं ताकि आपकी पूरी डाइवर्सिटी को खत्म कर सके, बायोडाइवर्सिटी को। ये एक षड्यंत्र, इतना बड़ा खेल चल रहा है, इसलिए इन पर्यावरणविदों को भगाओ जब तक आपके पास देसी बीज वाले प्लांट ना हो। अभी ये मौसम आ गया बरसात का और फोटो खींचने वाले लोग बड़े दिखाई देंगे आपको। फोटो खींचने वाले, ये अभी नया एनवायरमेंटलिस्ट आया है और वो कुछ नहीं बोलते हैं। उनकी पोस्ट देखोगे फेसबुक पर, अपने फोटो तो लगाते रहते हैं, आज फलाने ने ये करा, ढिमकाने ने ये किया। तो इस पे अगर आपको बीज की जरूरत पड़ती है, देसी बीज की, तो आपसे संपर्क करने के लिए आप अपना नंबर बोल दीजिए एक बार। मेरे पास तो है नहीं, पर मैं उन लोगों को जानता हूँ। हाँ, वो जो ताकि आप उस नंबर अगले बंदे से मिलवा सकें आप उसको। 8708093536। जो बीज पे काम करना चाहते हैं लोग बाग, उनके लिए बड़ा जरूरी है कि वो बीज के संरक्षण पे ही काम करें ताकि आगे से आगे वो संरक्षण का काम चलता रहे। आमतौर पे हमारे राजेश हैं मल्लापुर से, हिसार में, हिसार के पास मल्लापुर है आदमपुर में, वो भी बीज के ऊपर लगातार काम कर रहे हैं। उनका भी पॉडकास्ट हम लोग आपके सामने लेकर के आएंगे। मैं दोबारा से बोल देता हूँ, 870880 और 93536, 9353, ये सचिन भाई का नंबर है। और सहारनपुर में सचिन भाई रहते हैं और आयुर्वेद के ऊपर, होम्योपैथी के ऊपर, खेती के ऊपर, और भाई राजीव दीक्षित के पुराने फॉलोअर भी रहे हैं और इसी के ऊपर प्रैक्टिकल जीवन जी रहे हैं। मेरा इसमें जी में मेरा जो अपना जीवन है, मतलब हमारा घर का सारा मेडिकल का कोई खर्च नहीं है। मैं ये तो नहीं कहता कि बीमार नहीं पड़ता, मैं मतलब तुलसी से, गिलोय से, इससे ठीक हो जाता हूँ। मैंने 2013 से, उससे पहले बहुत बीमार रहता था मैं। हर 21 दिन में, 20 दिन में बुखार हो जाता था मुझको, वजन भी कम था, तो वो कब्ज रहता था, 100 दिक्कतें थी। तो वो मैं 2013 से, अब ये 25 चल रहा है, अब तक मैं एलोपैथी की दवा छोड़ दी है, ली नहीं मैंने, मैं जरूरत नहीं पड़ी डॉक्टर के जाने की। हमारे घर में है, मेरी दादी है, पिताजी है, माताजी है, मेरा बेटा है छोटा, 2.5 साल हो गया, सामान्य प्रसव से पैदा हुआ, उसकी माँ ने कोई दवाई नहीं ली। वो कभी बीमार तो पड़ता है, वो बुखार होता है, ये होता है, तो घर पे ही मैं उसका इलाज कर लेता हूँ। ठीक। आज तक उसको डॉक्टर के जाना नहीं पड़ा, घर में से किसी को जाना नहीं पड़ता डॉक्टर के यहाँ। तो मतलब हमारे घर का जो मेडिकल का खर्चा है वो 0 है। ठीक बात। तो मेरे पिताजी मुझसे कहते हैं कि भाई तू जो है क्लिनिक नहीं करता, ये नहीं करता, कमाता नहीं। तो मैं बोला भाई आज आम आदमी का खर्चा कितना दवाई का, घर का आप जोड़ो, ज्यादा से मिनिमम भी आप जोड़ोगे तो 3-4 हज़ार रुपए गरीब से गरीब आदमी का है। बिल्कुल। और अगर जिसकी पत्नी प्रेग्नेंट हो जाए तो उसको तो आप 40 हज़ार रुपए मान के चलो, अगर नॉर्मल भी होगा ना। क्योंकि आप एक बार जाओगे डॉक्टर के तो पहले महीने की दवाई 2-3 हज़ार रुपए की है, बिल्कुल 9 महीने दवाई चलनी है। तो मैं कहा ये जोड़ लो 50, तो ये हो गए 50 हज़ार, और ये जो 3 हज़ार रुपये महीना ये जोड़ लो, ये बचत ही है। तो ये कमाई है, बचत ही कमाई है। और मगर आयुर्वेद में जैसे आपने कहा था ना कि बच्चे को मैंने नहीं भेजा बाहर इंजीनियरिंग में पढ़ने के लिए, मैंने उसके स्वास्थ्य को चुना। तो आयुर्वेद में नहीं, भारत का शास्त्र ये कहता है कि लाभ में सबसे बड़ा लाभ स्वास्थ्य लाभ है। अगर आपको लाभ की गिनती करनी हो तो अगर आपका स्वास्थ्य ठीक है तो वो सबसे टॉप पे रखा उन्होंने। Exactly. ये सबसे बड़ा लाभ माना जाएगा, सबसे बड़ा लाभ। तो यानी कि जो भी चीजें आपका स्वास्थ्य खराब कर रही हैं, चाहे वाइट लाइट है, देर रात तक जागना है, लगातार ट्रैवल करना है, डिप्रेशन में रहना है, अकेलेपन में रहना है, जूते पहनकर रहना है, बिना मिट्टी के रहना है, खराब पानी पीना है, खराब तेल खाना है, हाइब्रिड भोजन करना है, तो काम का जो तरीका है सारा दिन बैठे रहना है, खेलकूद के अवसर कम मिलने हैं, ये सारे के सारे जो कारण हैं जो आपकी बीमारी के हैं, ये जानबूझकर आपकी ज़िंदगी में लाए गए हैं और बाकायदा ऐसी परिस्थितियां पैदा की गई हैं कि आप अधिक से अधिक इस सबसे बड़े लाभ से दूर रह सकें, यानी इस स्वास्थ्य लाभ से आप दूर रह सकें। ये पर्पस जो इनका मकसद है, ये बड़ा
बहुत ही सोचा समझा है। तो अभी जैसे एक जो आपने स्वास्थ्य के ऊपर बताया और बीजों के ऊपर बताया, कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? हाँ, एक मेरे दो बातें मैं बोलना चाह रहा हूँ जी। एक तो ये कि जो बात आपने कही कि ये पूरा एक गैंग है, तो मेरे एक जानने वाला था, उसको पत्नी जो है वो गर्भवती थी, तो उसको बोला जी मैं कहाँ जाऊँ, मैं कहा तू सरकारी में चला जा, सरकारी में खतरा नहीं है। तो मुझसे पहले मैं जानता नहीं था कि भाई इस तरह का है मामला, तो वहां उसका ऑपरेशन कर दिया जी सरकारी में। तो उसने मुझे कहा यार ऑपरेशन की बोल रहे हैं, तो मैं उससे बोला, मैं कहा यार इनका तो कोई लालच भी नहीं, शायद मैं कंडीशन होगी, ऐसा हो सकता है कंडीशन हो ऑपरेशन करने की। चलो जी ऑपरेशन हो गया, कोई दिक्कत नहीं, 3 दिन 4 दिन 5 दिन जो भी रखा उन्होंने, पैसे लगे नहीं, छुट्टी हो गई उसकी। तो बाद में जब मैं आप यहाँ जीएसएम की ट्रेनिंग में आया, तो जब मैंने आपका वो व्याख्यान सुना था, तो उसमें मुझे पता लगा कि भाई ये तो 50% तो सरकारी अस्पतालों को भी ऑपरेशन करने की टेंडर है। हाँ। ये भी 50% ऑपरेशन ही करना पड़ेगा इनको भी, क्योंकि कहीं प्राइवेट वाले कल को ये ना कह देंगे कि भाई सरकारी में जा तो नॉर्मल हो जा, हाँ, और प्राइवेट में सब ऑपरेशन तो हो। तब ये बात पता लगी कि सरकारी में भी वो करते ही है, चाहे कंडीशन हो, चाहे ऑपरेशन आपका होना हो। और एक और बड़ी बात मैं बता देता हूं कि एक तो ऑपरेशन जो है यदि अननेसेसरी का भी होता है तो आशा वर्कर के भी इसमें कमीशन होता है। जो आपके गांव में आशा वर्कर है उसका भी कमीशन होता है, प्लस इसके अंदर आपका क्या नाम, जितनी भी दवाइयाँ आपको डॉक्टर लिख करके देता है वो तो आपको लेकर के आनी पड़ती हैं अस्पताल, बाहर जो हॉस्पिटल के में वो मिलेंगी नहीं, तो आपको बाहर से लानी पड़ेंगी। उनमें से ज़्यादातर दवाइयाँ इस्तेमाल नहीं होती हैं, वो वापस दोबारा से स्टोर पर बिक जाती होती हैं। तो इसमें डॉक्टर का और आशा वर्कर और जो काम करने वालों का कमीशन भी चलता रहता है, और टेस्ट के लिए भी लगातार कमीशन का खेल, वो तो आपको पता ही रहता है। इसमें तो आपको घबराने की जरूरत ही नहीं है, आप कटते ही रहते हो लगातार, आपको पता ही है, पता होते हुए भी कटते रहते हो। तो इसके लिए आपको और बच्चों को जो ये जन्म से ही पैदा होते ही जो इंजेक्शन लगने वाली वैक्सीन है, इनका तो खेल ही कुछ हो रहा है। इस पर तो मैंने प्रैक्टिकल 5-6 लोगों का अनुभव किया जी मैंने तो। अपना तो है ही बच्चा, इससे पहले अपने साथी हैं जो उनके 4-5 बच्चे हैं। एक तो राजस्थान का था, 2017-18 की बात है, उसका मेरे पास फोन आया कि भाई वो अस्पताल में ले गए हैं, सरकारी में जाते थे उसमें, और वो डॉक्टर ये बोल रहा है कि भाई ऑपरेशन होगा। तो मैं कहा भाई क्या किया जाए, वो बोला, मैं कहा तेरी क्या इच्छा, वो था नहीं वहाँ, तो मैं कहा, वो बोला कि भाई मैं तो चाहता हूँ बच्चा सामान्य ही हो। तो ठीक है, मैं कहा ठीक है। तो उसने कहा, फिर उसको डॉक्टर को कह दिया सरकारी वाले को कि भाई तो कोशिश कर, तुझे क्या दिक्कत है, दिक्कत है मेरे को है। अगर ये उसने मतलब इतना बड़ा स्टैंड लिया कि भाई अगर ये बच्चा मेरा सामान्य नहीं हो सकता, मेरा दोस्त है वो राजस्थान से, राजीव भाई को सुना हुआ था, मैं भी सुना हुआ था, तो वो बोल रहा कि भाई ये अगर वैसे नहीं हो सकता तो हमें नहीं चाहिए, उसने स्टैंड ले लिया। वेरी गुड। और उसके वो माता पिता, वो था नहीं वहाँ जबकि फोन पे ही, तो उसकी पत्नी, अब जो क्योंकि ये क्या करते हैं, एक डॉक्टर ने ही बताया मुझको, क्योंकि उसकी पत्नी का भी ऑपरेशन कर दिया जो डॉक्टर है, MBBS MD, बोला कि मैं इतना दवाई लेने गया, नीचे इतना ऑपरेशन कर दिया हो गया जी, ऊपर बोला बच्चा वो ये तो इतने खतरनाक है जी। तो उसने स्टैंड लिया। तो वो बताता है डॉक्टर मुझे कि ये क्या करते हैं कि जैसे ही बच्चा बाहर आता है तो हाथ से अंदर प्रेस कर देते हैं। ओके। मतलब जैसे बच्चा बाहर आने को है, नॉर्मल होता है, तो उसको हाथ से प्रेस कर दिया ऊपर। तो अपान वायु आयुर्वेद में शब्द है, जो अपान वायु है वो विकृत हो गई, फिर दोबारा से मुश्किल हो जाता है बहुत अपने आप उसका नेचुरली बाहर आना। जैसे आप अगर वेग को रोक दोगे, आयुर्वेद में क्या आता है कि वेग को नहीं रोकना, चाहे छींक हो, चाहे गैस पास होना हो, आपका बाथरूम का वेग हो, कुछ भी हो, रोकना नहीं है आपको। अगर आपने रोक दे तो बहुत दिक्कत होगा, सामना करना पड़ेगा। तो इस तरीके से करते हैं ये। तो उसने पूरा सर्कल घूम के आएगा, फिर दिक्कत हो गया जी पूरी उसको। अब वो स्टैंड ले लिया उसने पूरा बढ़िया। तो फिर उसने वहां एक नर्स, वो डॉक्टर तो चला गया, भाई मैं नहीं करूँगा इलाज इसका। तो उसने गोबर, जो राजीव भाई बताते हैं दवाई, गोबर का रस और दूध और गोमूत्र और गोबर का रस दोनों को मिला के, गोबर का रस मतलब उसका 1 चम्मच रस कैसे? गोबर ले लो और सूती कपड़े से निकल जाता है रस। अच्छा, ओके। सूती कपड़े में लेके तो 1 चम्मच रस निकाल लिया, 1 गोमूत्र मिला लिया उसमें, और वो उसने बोला कि मैंने दूध में डाल के पिलवाया अपनी पत्नी को। राजीव भाई ने इसको बताया था अपने व्याख्यान में कि भाई अगर ऐसा हो रहा हो तो ये दे दो आप। तो ये इस तरीके का अंदर करता है कि बच्चा सामान्य हो जाता है। तो उसने बताया कि फिर वो मेरा बच्चा, सेम प्रोसेस अपने गुरप्रीत भाई हैं, जो उन्होंने भी यही किया था। बहुत पूरी रात ही तड़प रही थी उनकी पत्नी,
इसका जिक्र भी हम लोग कई बार करते हैं, जसप्रीत, सॉरी नॉट गुरप्रीत। तो वो फिर उसने दी, उसने बताया मुझे ये, मैं फ़ोन पे ही था लगातार, तो मैंने कहा, बोला कि अब ये दे दिया, तो उसने दिया, तो उसका बच्चा फिर वो जो सामान्य हुआ उसी अस्पताल में, दूध में पिला दिया नर्स ने, पिलाते उसको एनर्जी भी आई, और हाँ। वो उसने जो भी क्रिया की थोड़ी देर बाद वो सामान्य प्रसव से उसका बच्चा हो गया। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि केवल आपके पास जानकारी हो तो बहुत सारी चीज़ों से आप वैसे ही बच सकते हैं, और अपना जो आपके साथ जो छल हो रहा है उससे भी बचा जा सकता है, और अगली जनरेशन्स को बचाने के रास्ते भी इससे निकल के आ सकते हैं। तो ये उसने भी नहीं लगाया वैक्सीनेशन बच्चे को, तो उसका बच्चा जबरदस्त, कोई दिक्कत नहीं, फिट फॉर, कभी डॉक्टर की जरूरत नहीं, क्योंकि डॉक्टर की जरूरत ही वो बच्चे को लगाया जा रहा है ग्राहक बनाने के लिए। जो मैं आपको बता रहा हूं कि बच्चा पैदा होने के बाद जो बिना सूखे उनकी वो एक क्या नाल बोलते हैं उसको, हाँ वो जी, वो जो प्लेसेंटा, हाँ प्लेसेंटा जो होती है, उसको जो डॉक्टर पैदा होते ही काट देगा, बच्चा कुपोषण का शिकार होगा पक्का। पैदा होने के बाद जो वैक्सीन लगेंगी उसका क्या असर होगा, ये वीडियो में बोल दिया तो वीडियो उड़ जाएगी, बस आप समझ लेना इसका क्या होगा। उसको तुरंत ही बुखार आ जाता है। वहाँ बच्चों को तो बड़ा ज़्यादा तकलीफ में रहते हैं, और इस पे तो मतलब अभी आप पूरा का पूरा खेल ही समझेंगे धीरे धीरे। डॉक्टर कमलप्रीत सिंह की एक किताब है द वैक्सीन क्राइम रिपोर्ट, उसमें तो पूरा डिटेल ही दिया हुआ है कि इस वैक्सीन में क्या क्या होता है, और इन वैक्सीन के जो प्रोडक्ट्स हैं उनका शरीर पे क्या क्या असर होता है, ये पूरा डिटेल दिया हुआ है। अगर आप ये किताब देखेंगे, इस किताब को मैं मतलब आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, जो पढ़े लिखे लोग जो अगर इस किताब को पढ़ें ज़रूर, मतलब जो लोग ये कहते हैं कि बच्चों को वैक्सीन लगानी बहुत ज़रूरी है, वो इस किताब के अंदर पढ़ें कि वैक्सीन में होता क्या क्या है, और ये बातें तो इंग्रेडिएंट ऑफ वैक्सीन में पेज नंबर 22 पे एक्सप्लेन की हुई है। इनके आप सिर्फ वो देख लो, साइड इफेक्ट्स ही देख लो, और कुछ नहीं तो मैं आपको बोल के बता देता हूँ क्या क्या इसके अंदर डिटेल में आ रहा है। यूरिया इसके अंदर होता है, एल्यूमिनियम इसके अंदर होता है, ग्लाइफोसेट होता है, फॉर्मल्डिहाइड, ग्लूटरल्डिहाइड, आपके पास थिमरोसोल जिसको मरकरी बोलते हैं, पॉलीसॉर्बेट 20 एंड 80, पॉक गैलेटिन यानी कि पॉक तो पता ही होगा ना आपको, सुअर का वो, अच्छा, ह्यूमन एल्बुमिन, फीटल बोविन सीरम यानी कि नवजात जो बच्चा है, पैदा नहीं हुआ है, जो जिसका भ्रूण हत्या जिसको हम बोलते हैं, उससे निकाला गया सीरम, मतलब मंकी किडनी सेल्स, अबॉर्टेड ह्यूमन फिटल सेल, अबॉर्टेड ह्यूमन फिटल यानी कि फिटल बोविन है, ये गाय के बछड़े का है, गाय के बछड़े का अजन्मे बच्चे का, मतलब वो लेकर के बोविन सीरम, अबॉर्टेड ह्यूमन फिटल सीरम यानी आदमी का बच्चा, नियोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, इनके एक बार सर्च कर लेना, अबॉर्टेड ह्यूमन फिटल सेल क्या, इसका मतलब है कि शरीर में आपके ना चाहते हुए भी मांसाहार जो है वो जा रहा है। यूरिया तो मैंने बोल ही दिया, एनिमल डीएनए, एग प्रोटीन, ईस्ट प्रोटीन, चिकन प्रोटीन, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम फास्फेट, सोडियम बोरेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम फास्फेट, मोनोसोडियम ग्लूटामेट और मैसेंजर आरएनए कोविड-19 के अंदर। यानी ये इतनी सारी जो आपको बच्चों को जो वैक्सीन लगती हैं, इन सब में ये आइटम्स डलती हैं, इनमें से कोई मतलब या तो सारी या थोड़ी या कम, और इनके असर क्या क्या होते हैं ये अगले पेज पे दिए हैं। इस पे भी वीडियो बनाएंगे तो अपना चैनल ही नहीं बचेगा। तो भैया जी आप समझदार हैं, एक बार इस किताब को मंगवा के पढ़ लेना, अमेजन पे मिल जाएगी आपको ये किताब। बहुत ज़रूरी किताब है जिसको अपने बच्चे का जीवन बचाना है उसके लिए। तो ये एक पढ़ा लिखा है अपने रिश्तेदार हैं जी, तो उनको मैं बात कर रहा था, जैसे आपने कहा ना भी पढ़े लिखे, तो उनको जब मैंने कहा भाई, उन्होंने कहा कि बात हो गई सारी, ये होगी, उसको वो मानते नहीं है। मानेंगे तो तब जब बुद्धि होगी, बुद्धि है नहीं आदमी, बुद्धि तो हर लेते हैं, हर ली पहले स्कूल में दाखिला हुआ और आपकी बुद्धि हर ली। मेरा जब यशस्वी ने बेटे ने जब ये कहा कि मैं तो रहने देता हूँ, हेल्थ को चूज कर लेता हूँ, मैंने कहा यार ये आदमी आज के समय में रहते हुए भी ऐसा बात कैसे बोली इसने, क्योंकि आजकल का बच्चा जो कहे कि मुझे कॉलेज में जाना ही जाना है और वो तफरीबाजी में रहे और ये मना कर रहा है, तो तब मैं इसका रीजन देख पाया क्योंकि वो कभी स्कूल नहीं गया। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब इन द सेंस कि स्कूल की कंडीशनिंग में मैंने उसको नहीं बोला, मैंने बोला पढ़ना है पढ़ लो, ना पढ़ना है तो क्लास छोड़ के बाहर बैठ जाइयो, अपना पक्षियों को देखियो, पेड़ पौधों को देखियो, मिट्टी में खेलियो, तेरा जो मन करे करियो, लेकिन जबरदस्ती क्लास में नहीं बैठना है।
मजा आ रहा है तो करना, नहीं तो खेलते रहना, कोई दिक्कत नहीं, स्कूल छोड़ के आ जाना। तो वो इतनी फ्रीडम थी उसको, हर साल 1 साल या 2 साल बाद में उसका स्कूल बदल देता था, जिसकी वजह से उसको इतनी फ्रीडम मिली, तो वो सोच पाया। अदरवाइज जो आप बोल रहे थे उसको तो पूरा करो। उन्होंने कहा कि भाई जब मैंने उनको अपना उदाहरण दिया, बताया, और मैं कहा मैं नहीं कहता दूसरों की, मैंने 6-7 बच्चों को काम किया है, मैंने मेरा ये जो है मेरे दोस्त हैं उनके बच्चों को मैंने जन्म दिलवाया है, मतलब मैं उनको इधर से वो करता रहा, हाँ, सलाह मशवरा और वो वैसे ही करते चले गए। वो मगा आज पूरी तरह स्वस्थ हैं और मेरा बच्चा आपके सामने उदाहरण है। तो वो कह रहे हैं कि भाई अब तो आपको देख करके थोड़ा हमको हौसला सोचने पे मजबूर है कि भाई ये भी हो सकता है, पॉसिबल है। मतलब इस तरह का ये पूरा जाल है एजुकेशन का, जो आप बता रहे थे रॉकफेलर फाउंडेशन का और उसका, क्योंकि पूरा सिस्टम जो है वो सप्लाई लाइन जो है वो एजुकेशन से है। बिल्कुल, जो सिखाया जा रहा है वो ही आगे सीख रहा है आदमी। आपको ना सोचने वाली स्पीसीज बना दिया गया है। एक बच्चा जो 2.5 साल की उम्र से लेकर और जब तक वो कॉलेज में 25 साल का नहीं हो जाता है, यदि आपको ऐसी शिक्षा दे दी जाए कि जो किताब में लिखा है वही सत्य है, वही याद रखना है, वही काम आना है, वही जीवन है, तो फिर आप सोच कर देखिए, आज जो बच्चा तैयारी कर रहा है सरकारी नौकरी की या यूपीएससी की या एचसीएस की या क्लर्की की, वो भी बैठ के रट्टे मारे जा रहा है, पूरे कोचिंग सेंटर उनको रट्टे मारे जा रहे हैं और ये यकीन दिला रहे हैं कि जो तुमको दिया गया है यही सत्य है, उसको सत्य मानना चालू कर देते हैं। ये सारी किताबें जो हैं इन उल्लूपैथी वालों के बाद ही आई हैं, तो ये समझना आपके लिए बड़ा जरूरी होगा। तो भविष्य में हमने सुना है कि आप अपने सहारनपुर में कोई कार्यक्रम भी आयोजित करने जा रहे हैं, जिसमें शिक्षा के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर और गांव के ऊपर काम करने पे कुछ विचार है आपका? हाँ जी, वो गांव में कार्यक्रम प्रस्तावित है सितंबर के महीने में, 14 सितंबर को, जिससे कि हम आह्वान करेंगे कि भाई कार्यकर्ता वहाँ आए पूरे देश से और एक बड़ा कार्यक्रम करें और संदेश दें, हाँ, बड़े लेवल से गांव को भी और आसपास के पूरे एरिया को कि वो जो सजग हो सके, जागरूक हो सके। तो उत्तर प्रदेश के जो साथी जुड़े हुए हैं जनता सरकार मोर्चा से, निडर जेएसएम से, इनसे, हमसे, जिनसे भी जुड़े हुए हैं और वो इस मुहिम में और इस हवन में अपनी आहुति, अपने योगदान की देना चाहते हैं, उन लोगों के लिए ये संदेश है कि आप सचिन भाई से संपर्क कीजिए। जितने भी यूपी के साथी हैं 8708093536 यानी 870806 और 935356 इस नंबर पर मैसेज करके आप सचिन भाई से जुड़ सकते हैं। सहारनपुर में 14 सितंबर संडे के दिन कार्यक्रम का आयोजन प्रस्तावित है, जो कि जिस तरह का कार्यक्रम हम समालखा में किया था, जिस तरह का कार्यक्रम हमने करनाल में किया था, वैसा ही कार्यक्रम करने की योजना है, जिसमें यूपी के सभी गांवों से लोगों का, आसपास के भी गांव और यूपी से और लोग भी जितने आएंगे उनका जमावड़ा वहां इकट्ठा होगा, ताकि वो एक दूसरे से ऊर्जा लेकर के आगे अपने अपने गांवों पर काम कर सके और जिन जिन मुद्दों पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं उन मुद्दों पे लोगों को सजग कर सके, जगा सके और आगे बढ़ करके एक ऐसे भारत का निर्माण करने की योजना पर काम कर सके जिसका सपना हमारे शहीदों ने देखा था, जिनका जो स्वदेशी का सपना भाई राजीव दीक्षित ने देखा था, जिस तरह का सपना लाल बहादुर शास्त्री, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह जैसे लोगों ने देखा था, और वैसे ही लोग जो हैं वो जुड़ें और अपने साथ में आकर के इस पे काम करें और सचिन भाई से संपर्क में रहें लगातार। तो आप हमारे साथ जुड़े, इस कार्यक्रम में आपका आना हुआ, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सभी साथी जुड़ते रहिएगा, इनकी वीडियोस को शेयर